वॉइस मेरी आ रही है प्रॉपर? तो चलिए, आज बॉटनी का दूसरा दिन। तो आप लोगों को अभी तक का ये जो सेशन रहा, ये कैसा लगा हमें बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, या ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनधारी, या इंग्लैंड में पतंगे, या डार्विन की फिंच पक्षी। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इस पे तीसरा, इंग्लैंड में पतंगे। तो तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रतिजैविक से तैयार किए जाते हैं। तो जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो बनाए जाते हैं वह किससे बनाए जाते हैं? कवक से, ईस्ट से, शैवाल से, या जीवाणुओं से? तो बताइए, जो एंटीबायोटिक्स हैं वे किससे बनाए जाते हैं? फंगस से बनाए जाते हैं, या ईस्ट से बनाए जाते हैं, या एल्गी से, या बैक्टीरिया से? तो किससे बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो ये बनाए जाते हैं मोस्टली, देखो, जो एंटीबायोटिक्स है बनाया जाता है कवकों से भी, फंगस से भी बनाए जाते हैं, और बैक्टीरिया से भी बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मोस्टली ज्यादातर बात की जाए तो किससे बनाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया से बनाया जाते हैं। और सबसे पहला बनाया गया कौन सा था? तो जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनाया गया था प्रतिजैविक, वह कौन था? पेनिसिलिन था। ठीक। किसने बनाया था? तो ये बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? बैक्टीरिया को, अमीबा को, या वायरस को, या शुक्राणुओं को? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स। तो किसको क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है बताइए आप लोग। क्रिस्टल रूप में हम किसे बनाए जा सकते हैं? तो देखो, जो वायरस होता है, वायरस कैसा होता है? यानी कि जब वह किसी सेल्स के अंदर या किसी जीव के बाहर रहता है तो कैसा रहता है? निष्क्रिय रूप से एक क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। ठीक। तो हम क्रिस्टल रूप से किसको बनाया जा सकते हैं? तो वायरसों को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? विषाणु। तो तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बोतलबंद फलों के रस के स्पष्टीकरण के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? एमाइलेज, पैक्टिनेज, या प्रोटीएज, या लाइपेज? तो बताइए इनमें से किसका, कौन से एंजाइम का उपयोग जो बोतलबंद फलों के रस के क्लेरिफाई में करते हैं? तो क्लेरिफिकेशन के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? एमाइलेज का, या पैक्टिनेज का, या प्रोटीएज का, या लाइपेज का? ए ओनली, ए एंड बी, या ओनली बी एंड सी, या ओनली सी एंड डी? तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो एमाइलेज है, एमाइलेज का उपयोग किस में किया जाता है? तो एमाइलेज का उपयोग किया जाता है बेकिंग में। ठीक। एमाइलेज का उपयोग बेकिंग में किया जाता है। और जो लाइपेज है, लाइपेज का उपयोग किया जाता है दाग धब्बे हटाने में। ठीक। जो दाग धब्बे हटाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो लाइपेज का। और जो पेक्टिनेज है और प्रोटीएज है, तो इन दोनों एंजाइमों का उपयोग किस में किया जाता है? जो बोतलबंद फलों के रस होते हैं उनको क्लियरिफिकेशन में किया जाता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड सी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला है, अवरोध की घटना के दौरान जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता का क्या होता है? आनुवांशिक विविधता बढ़ती है, आनुवांशिक विविधता घटती है, या आनुवांशिक विविधता अपरिवर्तित रहती है, या आनुवांशिक विविधता और अधिक जटिल हो जाती है? तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? कि जो, अगर देखो, अगर हमारी जो जेनेटिक है,
जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक, जेनेटिक जो अनुवांशिक विविधता है, अगर उसमें अवरोध हो जाए, ठीक, यानी उसमें लगाम लग जाए, उसमें रोक लग जाए, तो क्या जो अनुवांशिक विविधता है, तो क्या अगर वो घटेगी या बढ़ेगी, क्या होगी? तो यानी कि अगर उसमें रोक लग जाए तो उसमें स्वाभाविक सी बात है क्या होगी? कमी होगी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? अगर जनसंख्या में कमी हो गई तो क्या होगा? आनुवांशिक विविधता की यानी कि घटती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर, सॉरी दूसरा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, उस डोमेन का चयन कीजिए जिसमें चरम पर्यावरण में रहने वाले सभी पुरातन जीवाणु पाए जाते हैं। यूकेरिया, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया या आर्किया। चूज द डोमेन दैट कंटेन्स द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया दैट लाइव्स इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी से, इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर क्या होगा? आर्किया। तो अपना राइट आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा, आर्किया। अगला क्वेश्चन, विषाणुओं को कभी कभी अस्थिर जीन कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस होते हैं तो उनको कभी कभी क्या बोलते हैं? अस्थिर जीन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संक्रामक होते हैं, इनमें आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं, या विषाणुओं का सक्रिय भाग केवल न्यूक्लिक अम्ल है, या इनमें केवल एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वायरस आर समटाइम्स कॉल्ड एज वेंडिंग जीन्स बिकॉज they are infectious. They carry both RNA and DNA. Nucleic acid is the only active part of a virus. They carry only one type of nucleic acid. तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? अस्थिर जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है कि देखो देखो विषाणु संक्रामक तो होते ही हैं। क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो विषाणुओं का जो सक्रिय भाग होता है, जो एक्टिव पार्ट्स होता है, वह क्या होता है? केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में जेनेरा को शामिल करने वाले जीवाणु हैं। लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरियम या लैक्टोबैसिलस साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम या बैसिलस और स्टेफिलोकोकस। तो बताइए इस पे से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ होते हैं वह कौन होंगे? तो देखो मोस्टली हम अपने बायोटेक्नोलॉजी में कई जो प्रोबायोटिक जैसे अपन बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं, फंगस का भी यूज करते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे लैक्टोबैसिलस का किया जाता है और भी कई ऐसे हैं। तो जो खाद्य पदार्थों में जो जिनको शामिल करने वाले बैक्टीरिया है वह कौन कौन से हैं? बताइए आप लोग। तो कौन कौन है? लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर। ठीक, एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेनेटिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? लैंगिक विशेषताएं, उपस्थित जीवों के पूर्वज वंशज, या उपस्थित जीवों की अवलोकनीय विशेषता, या डीएनए विशेषताओं पर आधारित डेंड्रोग्राम। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? कि जो फेनेटिक है, फेनेटिक का अर्थ ही क्या होता है? फेनेटिक का अर्थ क्या होता है? फेनेटिक का अर्थ ही होता है क्या? प्रकट होना। मतलब इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? जो उपस्थित जीवो हैं उनकी अवलोकनीय विशेषताएं, मतलब तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि स्विस चीज में बड़े छिद्र किसके द्वारा बनते हैं? एक यंत्र, या एक जीवाणु जो मीथेन गैस का उत्पादन करता है,
या एक जीवाणु जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा का उत्पादन करता है, या एक कवक जो अपनी उपापचयी गतिविधियों के दौरान बहुत सारे गैसें मुक्त करता है। तो जो चीज बनाई जाती है ना, जिसको आप लोग खाते हो, पिज्जा में हो गया, बर्गर में और सैंडविच में, इनमें चीज मिला के खाते हो ना, तो जो चीज है वो चीज में बड़े छिद्र किसके द्वारा बनते हैं, बताइए आप लोग। तो एक मशीन के द्वारा, या एक जीवाणु जो मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, या एक जीवाणु जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक बड़ी मात्रा का उत्पादन करते हैं, या एक कवक जो अपनी उपापचयी गतिविधियों के दौरान बहुत सारी गैसें मुक्त करता है। तो चीज किससे बनाई जाती है जिसमें बड़े बड़े छिद्र, तो चीज में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं वे किसके द्वारा बनते हैं। तो देखो चीज में ऐसे जीवों को यानी ऐसे बैक्टीरिया को यूज किया जाता है जो अपनी रेस्पायरेशन किसमें, रेस्पायरेशन के दौरान क्या वो करते हैं, CO2 देते हैं। ठीक, CO2 से रेस्पायरेशन कर CO2 लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक जीवाणु जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा का उत्पादन करता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस का उपयोग स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में नहीं किया था, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और या ऑक्सीजन। तो स्टेनले मिलर ने कब किया था, 1953 में किया था। कौन सा प्रयोग किया था इन्होंने, विकास के रासायनिक सिद्धांत दिया था। विकास के रासायनिक सिद्धांत। तो विकास के रासायनिक सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जैसे कोई जब यानी कि क्या हुआ था, जीवन का पहला रूप जो बना था वह किसका बना था, जो यानी कि निर्जीव रूप से कार्बनिक अणुओं का बना था, लेकिन वास्तव में वो किसका था, वह अकार्बनिक अणुओं का था। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, तो अपने प्रयोग में किस किस का यूज किया था, हाइड्रोजन का, मीथेन का और अमोनिया का, लेकिन किसका नहीं किया था, ऑक्सीजन का। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, चौथा नंबर, चौथा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कार्बन काल निर्धारण का उपयोग करके जीवाश्म जीवन अवधि को मापने को कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र, या निडोलॉजी, या वृक्ष वलय कालक्रम, या जीवाश्म विज्ञान, क्या कहते हैं। मेजरिंग द फॉसिल्स लाइफ पीरियड यूजिंग कार्बन डेटिंग मेथड इज कॉल्ड पेडोलॉजी, निडोलॉजी, या डेंड्रोक्रोनोलॉजी, या पैलेंटोलॉजी। तो क्या कहते हैं, पेडोलॉजी क्या कहलाती है, या शिक्षा शास्त्र। मतलब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो छात्रों को पढ़ाना है या छात्रों की क्रियाविधि उसका हमें अध्ययन कराया जाता है। हमें छात्रों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उन्हें सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उनके नई नई गतिविधियां हमें आयोजित करानी, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, शिक्षा शास्त्र की। निडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट, यानी कि जो पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत, निडोलॉजी में, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट्स। ठीक, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ ग्रोथ रिंग्स, ग्रोथ रिंग्स। ठीक, जो वृक्षों की यानी कि जो ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो वलय होती है उसका ग्रोथ रिंग्स का अध्ययन किया जाता है, किसमें, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। और पैलेंटोलॉजी में तो जो जीवाश्म जीवन अवधि को मापने के लिए किया जाता है, किसका, पैलेंटोलॉजी का। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा, कार्बन डेटिंग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गलत कथन का चयन कीजिए। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कोशिका भित्ति की कमी होती है। जीवाणु ऐसे छोटे संक्रामक घटक होते हैं जो केवल पोषक की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति यानी रेप्लिकेट करते हैं। या वायराइड संक्रामक आरएनए अणु होते हैं, या प्रियॉन संक्रामक प्रोटीन कण हैं। तो गलत कथन का चयन करना है, तो गलत बताइए। तो देखो जो माइकोप्लाज्मा है ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। कौन से है माइकोप्लाज्मा, जैसे पीपी येलो हो गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया। वायराइड संक्रामक आरएनए अणु होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। जो प्रियांस तो होते हैं जो संक्रामक प्रोटीन कण हैं। लेकिन जो जीवाणु
ऐसे छोटे संक्रामक घटक हैं जो केवल पोषक की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृत करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विज्ञान जो अपने भौतिक पर्यावरण और एक दूसरे के साथ रहने वाले जीवों के बीच संबंधों से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण या पारिस्थितिकी विज्ञान। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो विज्ञान जो अपने भौतिक पर्यावरण और एक दूसरे के साथ रहने वाले जीवों के बीच संबंध को बताता है, उससे संबंधित क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गन्ने का लाल सड़न, रेड रॉट किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण, या अल्टरनेरिया अल्टरनेटा के कारण, या कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा, या सार्कोस्पोरा व्यक्तित्व या सार्कोस्पोरा पर्सोनेट्स के द्वारा। तो बताइए कि जो गन्ने का लाल सड़न है, मतलब कि गन्ने की लाल सड़न जब उसकी पत्तियों में क्या होते हैं, पत्तियां हो गए या उसके डंठल में क्या होते हैं, लाल लाल कलर का आ जाता है, तो वह किसके कारण होता है? तो देखो, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, तो यह किसका रोग है? तो ये है आलू की लेड ब्लाइट रोग। आलू का लेड ब्लाइट रोग। अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, तो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा की वजह से हमें क्या हो जाता है? एलर्जी होती है, इसकी वजह से एलर्जी कॉज करता है, या अस्थमा, इसकी वजह से एलर्जी या अस्थमा कॉज होता है। जो कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम है, तो कोलेटो ट्राइकम फॉल्केटम के द्वारा क्या होता है? गन्ने में लाल सड़न, रेड रॉट हो जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा नंबर। और जो सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा है, ठीक, तो सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा के कारण क्या होता है? जो चिकंदर में लीफ स्पॉट रोग हो जाता है। किसमें? चुकंदर में लीफ स्पॉट रोग। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? तीसरा नंबर। ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है सेशन? अगर पसंद आ रहा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का कीट नहीं है? चींटी, ओकोफिला, स्माग्डीना, या लेंटेना खरपतवार, लेंटेना कैमरा, या हाउस स्पोरोपासर डोमेस्टिकस, या केचुआ यूडिलस यूजेनिया। तो कौन सा पौधों का कीट नहीं है? तो पौधों का कीट कौन नहीं है बताइए? इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना सोचना पड़ रहा होगा। इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सीधे चौथा नंबर। तो अपना राइट आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खस्ता फफूंदी के खिलाफ किया जाता है? चौबटिया पेस्ट का, या कॉपर सल्फेट का, या बोडो मिश्रण का, या सल्फर कवकनाशी का। तो किसका उपयोग किया जाता है खस्ता फफूंदी के लिए? बताइए। तो देखिए, जो चौबटिया पेस्ट है, तो चौबटिया पेस्ट का जो जैसे सेब हो गया, सेब और नाशपाती के काले और भूरे रंग के लिए किया जाता है। किसका? यानी चौबटिया पेस्ट का उपयोग किया जाता है, उसके खिलाफ किया जाता है। और कॉपर सल्फेट का यानी कि जब गेहूं के बंट के खिलाफ किया जाता है। किसका? कॉपर सल्फेट का। और जो बोडो मिश्रण है, तो बोडो मिश्रण का उपयोग किया जाता है जो अंगूर के कोमल फफूंद होते हैं, अंगूर के कोमल फफूंदी के लिए बोडो मिश्रण का उपयोग किया जाता है। अंगूर के कोमल फफूंदी या कोमल फफूंद के लिए। और सल्फर कवकनाशी का उपयोग किस में किया जाता है? खस्ता फफूंदी के खिलाफ। खस्ता फफूंदी के खिलाफ। और कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है किसमें? गेहूं के बंट के खिलाफ। और चवटिया पेस्ट का गेहूं सॉरी सेब और नाशपाती के लाल और काला और भूरे। ठीक। सेब और नाश
पति के काला और भूरा रंग के खिलाफ, काला और भूरा रंग के खिलाफ। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? चौथा नंबर। चौथा अपना राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर कवकनाशी। ठीक, अगला अगला है साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण, वायरस के कारण, जीवाणुओं के कारण या कवक के कारण? तो बताइए, वायरस, वायराइड्स, बैक्टीरिया या फंगस के कारण? तो जो साइट्रस कैंकर है, साइट्रस कैंकर किसमें होता है? तो यह होता है नींबू में। तो किसकी वजह से होता है? मैं लिखे दे रहा हूं, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास सिट्री। अब ये बताइए, ये जो जेंथोमोनास सिट्री है, ये वायरस है, वायराइड्स है, जीवाणु है या कवक है? क्या है बताइए, क्या है ये? तो यह एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो अपना राइट आंसर क्या गया इसमें? तीसरा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पादप रोग को वलय रोग के नाम से भी जाना जाता है। काला रोग, आलू का मुरझाना, मोजेक रोग या चक्र रोग? तो जो प्लांट डिसीज इज आल्सो नोन एज अ रिंग डिसीज, रिंग डिसीज के नाम से किसको जाना जाता है? काला रोग को आलू का मुरझाना या मोजक रोग या चक्र रोग? तो देखो, जो आलू का मुरझाना है, आलू को मुरझाना को ही रिंग डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? दूसरा नंबर। और जो मोजक रोग है, मोजक रोग, ये टीएमबी मोजक वायरस की वजह से होता है। और ये किस में होता है? तो आलू और टमाटर और जो तंबाकू होता है उसकी पत्तियों में होता है। ठीक, पीले पीले कलर के चकते पड़ जाते हैं उस पे। अगला क्वेश्चन, एगेरिकस के डाइकैरियोटाइजेशन N+N किसके द्वारा होता है? क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा, या भिन्न भिन्न उपभेदों के दो कवक तंतु के बीच सोमेटोगैमी के कारण, या बेसिडियम बीजाणु, या एक और दो, दोनों सही है? तो बताइए, इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो जो एगेरिकस में डाइकैरियोटाइजेशन N+N किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो यह क्लैम्प कनेक्शन और भिन्न भिन्न उपभेदों के दो कवक तंतुओं के बीच सोमेटोगामी। तो एक और दो, दोनों सही हो जाएंगे। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? चौथा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए, इस पे जो बैसिलस धुरिएंसिस या टोबैको मोजेक वायरस या एफिड, तो इस पे अपना राइट आंसर कौन होगा? जैव नियंत्रण कारक कौन कौन से हैं? बताइए, इस पे जैव नियंत्रण कारक कौन कौन से हैं? बैसिलस धुरिएंसिस, टोबैको मोजेक वायरस या एफिड है, या ट्राइकोडर्मा वैक्यूलो वायरस या बैसिलस धुरिएंसिस ये है, या ऑसिलेटोरिया या राइजोबियम ट्राइकोडर्मा ये है, या नॉस्टॉक एजोस्पाइरिलम या न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो बैसिलस धुरिएंसिस है ये कैसा है? यह एक जैव नियंत्रण है, जैव नियंत्रण कारक है। ठीक, टोबैक मोजैको वायरस क्या है? यह एक रोगजनक है, इसकी वजह से रोग हो जाते हैं, यह रोग कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है। ठीक, एफिड क्या है? तो यह भी एक रोगजनक कारक है। मैं एक ऐसा बना लेता हूँ, जैव नियंत्रण नहीं, सॉरी, ऐसे में भी बहुत लिखना पड़ जाएगा। ठीक, ट्राइकोडर्मा हो गया, वैक्यूलो वायरस हो गया और बैसिलस धुरिएंसिस हो गया, ये सभी कैसे हैं? तो ये सभी जैव नियंत्रण कारक है, जैव नियंत्रण कारक। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? दूसरा नंबर। लेकिन जो ऑसिलेटोरिया है, ऑसिलेटोरिया क्या है? यह एक जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक है। इसका उपयोग किस में करते हैं? तो चावल की खेती में किया जाता है। ठीक, राइजोबियम, राइजोबियम भी क्या है? एक जैव उर्वरक है, जिसका उपयोग किस में, यानी कि जो फलीदार पौधे हो गए या दलहनी फसलों में राइजोबियम पाया जाता है। ठीक, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा कैसा है? यह एक जैव नियंत्रण कारक है। ठीक, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक कैसा है? तो यह भी एक जैव उर्वरक है, इसका गेहूं में किया जाता है नॉस्टॉक का उपयोग है। एजोस्पाइरिलम, ये भी एक जैव उर्वरक है। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, यह कैसा है? यह एक
जैव नियंत्रण कारक है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? जो पूरे जैव नियंत्रण कारक कौन कौन से हैं? ट्राइकोडर्मा है, वैक्यूलोवायरस है, बैसिलस धुरिएंसिस है। तो अपना राइट आंसर क्या गया? दूसरा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में काला कीट रोग निम्न के कारण उत्पन्न होता है? ऑस्ट्रिलोगो द्वारा, या राइजोपस द्वारा, या पक्सिनिया द्वारा, या पेनिसिलियम द्वारा। तो जो गेहूं में काला कीट रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? बताइए। तो जो गेहूं में काला कीट रोग है वह किसकी द्वारा होता है? तो यह होता है पक्सिनिया द्वारा। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या गया? तीसरा नंबर। और जो ऑस्ट्रिलेगो द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसमें कॉर्न स्मट रोग होता है। ठीक, कॉर्न स्मट रोग होता है जो किसमें? मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है पादपों के निम्नलिखित में से किस रोग में पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? तंबाकू का मोजेक रोग, या साइट्रस कैंकर, या ज्वार का स्मट, या राइजोक्टोनिया। तो बताइए किस रोग के कारण यानी कि पत्तियों का क्लोरोफिल जो होता है वह नष्ट हो जाता है? साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर नींबू में होता है। किसकी वजह से? यानी कि उसमें क्या हो जाते हैं? पीले पीले कलर के धब्बे आ जाते हैं उसकी पत्तियों में, उसके फलों में। किसकी वजह से होता है? तो यह होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से। ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक, और जो पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है वह और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तो किस रोग में? तो तंबाकू का मोजेक वायरस, मोजेक रोग में। टीएमबी, टोबैक मोजैको वायरस के कारण होता है। ठीक, तंबाकू हो गया, और या कि फिर टमाटर की पत्तियां में भी क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं टीएमबी वायरस के कारण। तंबाकू ये और टमाटर। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण राई अर्गट रोग होता है? पक्सिनिया के द्वारा, क्लेविसेप्स के द्वारा, या ऑस्ट्रिलेगो के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, तो बताइए कि जो राई अर्गट रोग है वह किसके द्वारा होता है? तो पक्सिनिया, पक्सिनिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? बताइए आप लोग। तो पक्सिनिया के द्वारा कौन सा होता है? तो इसके द्वारा होता है पर्णकीट रोग। पर्णकीट रोग जो कि किसमें? गेहूं में होता है। ठीक, और जो क्लेविसेप्स है, क्लेविसेप्स के द्वारा किस यानी कि क्या? राई अर्गट रोग होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। और ऑस्ट्रिलेगो अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऑस्ट्रिलेगो के यानी क्या होता है? कॉर्न स्मट रोग होता है। किसमें? मक्का में हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। अपूर्ण कवक ड्यूटेरोमाइसिटेज में का अभाव होता है? हाइपी, बीजाणुओं, अलैंगिक प्रजनन, या लैंगिक प्रजनन। जो भी देख रहे हैं वीडियो तो कम से कम आंसर तो करे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आंसर करिए आप लोग। तो जो अपूर्ण कवक है, इम्परफेक्ट फंगी है, तो जैसे ड्यूटेरोमाइसिटेज में का अभाव होता है? किसका अभाव होता है? हाइफी का, या बीजाणुओं का, या अलैंगिक प्रजनन का, या लैंगिक प्रजनन का। तो किसका अभाव होता है? बताइए आप लोग। भाई कमेंट तो करो। तो किसका अभाव होता है? तो लैंगिक प्रजनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? चौथा नंबर। ठीक, जानवरों के गोबर पर उगने वाले कवक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी शब्द है? फंगिकोलस कवकवासी, या काप्रोफिलस समलरागी, या लिग्निकोलोस कष्टवासी, या केराटिनोफिलिक। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो जानवरों के गोबर पर उगने वाला कवक के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो देखो, जो कवक के यानी कि जो गोबर पर कवक उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है समल रागी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दूसरा नंबर कॉप्रोफिलस समलरागी हो जाएगा। ठीक, दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट नहीं आ रहे हैं, लास्ट वीडियो यानी कि 26 क्वेश्चन हो गए, अभी तक कमेंट नहीं आया। अगला है कि माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। बैगन का छोटी पत्ती, या केले का गुच्छादार शीर्ष, या पीली नस वाली मोजेक, या अनुर्वक्ता मोजेक। तो बैगन का छोटी पत्ती, या केले का गुच्छेदार शीर्ष, या पीली नस वाली मोजेक, या अनुर्वक्ता मोजेक। अनुर्वरकता होगा यहाँ पे, स्टेरिलिटी मोजेक। तो बताइए कि जो माइकोप्लाज्मा की वजह से क्या हो जाता है, कौन सा रोग की पहचान की गई है? पहचान करो, माइकोप्लाज्मा की वजह से कौन सा रोग हो जाता है। तो जो माइकोप्लाज्मा का जीव कौन सा होता है? फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा, तो फाइटोप्लाज्मा की वजह से कौन सा होता है? बैगन का छोटी पत्ती। ठीक, केले का गुच्छादार शीर्ष, यह किसकी वजह से होता है? तो यह होता है बनाना बंची टॉप वायरस के द्वारा, बीवीटीवी इसी को लिखते हैं। ठीक, बनाना बंची टॉप वायरस। और जो पीली नस वाली मोजेक वायरस है, यह किस में होता है? तो यह होता है भिंडी में। ठीक, और अनुरक्ता मोजेक ये क्या है? तो जो मांसपन मोजेक होता है वह इसी की वजह से होता है। तो अपना राइट आंसर क्या गया है इसमें? 1 नंबर। ठीक, इस पे राइट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, स्थापांग, छत्रिका व्रंत तथा प्रपर्ण किसमें पादप कार्य का निर्माण करते हैं? होल्ड फास्ट, स्टिफ एंड फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन द कॉज ऑफ रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो इस पे होगा क्या? फियोफाइसी। तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पादप का युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है। जो प्लांट बॉडी होती है वह कैसी होती है? गैमेटोफाइट होती है। या ये वनस्पति जगत के उभयचर कहे जाते हैं। कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक, या पादप का मूलाभ द्वारा अधः स्तर स्ट्रेप्टेटम से जुड़ा होता है। या विशिष्टीकृत जल चालक ऊतक विद्यमान होते हैं। द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। There are also called the amphibians of plant kingdom. The plant body is attached to substratum by rhizoids, या specialized water conducting tissues are present. तो कौन सा सही नहीं है? तो जो ब्रायोफाइट होते हैं, तो ब्रायोफाइट में विशिष्ट प्रकार के एक स्पेशलाइज यानी कि जल चालक ऊतक विद्यमान होते हैं, ये नहीं होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि वह सवाल कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो क्लोरेला, वॉलवॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, या जिलेडियम। किस सवाल का उपयोग जो अंतरिक्ष में ले जाने यानी कि अंतरिक्ष में किस सवाल का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो अपने भोजन की पूर्ति के लिए कौन से सवाल को लेके जाते हैं? तो कौन सा सवाल है? क्लोरेला। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। और जो ये जिलेडियम है, जिलेडियम का उपयोग किस में किया जाता है? तो जिलेडियम का उपयोग किया जाता है जैम व जेली के, जो जैम जेली होती है ना, जैम व जेली के रख रखाव के लिए किया जाता है। किसका? जिलेडियम का उपयोग। तो अपना राइट आंसर क्या गया है? 1 नंबर, क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। तो चलिए आज यहाँ पे क्वेश्चनों की समाप्ति, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो यार दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। ठीक, और किस टॉपिक पे ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो 8 बजे से आप लोग जुड़ जाया करिए, ठीक टाइम से आप लोग।